हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 46। तो देखते हैं सेक्शन 46 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है कि फैक्ट्स बियरिंग ऑन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। फैक्ट्स बियरिंग ऑन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स मीन्स विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य। विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य। सो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या दिया गया है कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट are relevant if they supports or are inconsistent with the opinion of experts when such opinions are relevant। मीन्स वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हों या फिर उनसे असंगत हों, जबकि ऐसी राय सुसंगत हों। तो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 46 में यही दिया गया है कि ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट जो रिलेवेंट नहीं हैं, ऐसे तथ्य जो रिलेवेंट नहीं हैं, लेकिन वे तथ्य भी रिलेवेंट हो जाएंगे। जो तथ्य रिलेवेंट नहीं थे वे तथ्य भी रिलेवेंट हो जाएंगे अगर वे तथ्य विशेषज्ञों की जो राय है, मीन्स एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन है, उसको समर्थन करते हों या फिर उससे असहमत हों। अगर वे फैक्ट्स एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस को सपोर्ट करते हैं तो भी वो रिलेवेंट हो जाएंगे, तो भी वो सुसंगत हो जाएंगे। और अगर वे फैक्ट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से इनकंसिस्टेंट हैं, मीन्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे असंगत हैं, तो भी वे फैक्ट जो है वो रिलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे फैक्ट तभी रिलेवेंट होंगे जब वो ओपिनियन रिलेवेंट हो। अगर वो ओपिनियन ही इररिलेवेंट है, मीन्स वो ओपिनियन ही सुसंगत नहीं है, तो फिर भले ही ऐसे फैक्ट उस ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हों या फिर उससे इनकंसिस्टेंट हों, वे फैक्ट जो है वो रिलेवेंट नहीं होंगे। ऐसे फैक्ट्स जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को सपोर्ट करते हों या फिर उससे इनकंसिस्टेंट हों तभी सुसंगत होंगे जब वो ओपिनियन ही रिलेवेंट हो। अगर वो ओपिनियन रिलेवेंट नहीं होगा तो ऐसे फैक्ट का कुछ मतलब नहीं है। जिस ओपिनियन को ऐसे फैक्ट सपोर्ट कर रहे हों या फिर उससे इनकंसिस्टेंट हों, वो ओपिनियन जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए, तो ही ऐसे फैक्ट जो है वो रिलेवेंट होंगे। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि सपोज ए जो है, ए का मर्डर हो जाता है, ठीक है। और ए का मर्डर होने के बाद इसका ट्रायल जो है वो कोर्ट में शुरू होता है, ठीक है। तो ट्रायल के दौरान ए की वाइफ जो है वो ऐसा बयान देती है, ऐसा गवाही देती है कि उस दिन, जिस दिन ए का मर्डर हुआ, उस दिन हम लोगों ने रात को साथ में बैठ के दाल चावल खाया और खाना खाने के बाद हम लोग टीवी देखते हुए बैठे थे। तभी जो है डी आया। कौन आया? डी आया। ए और डी में पैसे के लेन देन को लेकर कोई बात हुई और डी ने गोली चला के ए का मर्डर कर दिया। ट्रायल के दौरान ऐसा स्टेटमेंट ए की वाइफ जो है वो देती है कोर्ट में, ठीक है। और ए का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें ऐसा आता है कि ए के स्टमक कंटेंट में अनडाइजेस्टेड रोटी के टुकड़े मिले हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है? एक्सपर्ट का ओपिनियन है। तो एक्सपर्ट के ओपिनियन में क्या है कि ए के स्टमक कंटेंट में रोटी के अनडाइजेस्टेड टुकड़े मिले हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जो वाइफ है ए की, उसका वर्जन क्या था, उसका स्टेटमेंट क्या था कि उस दिन रात को हमने दाल चावल खाया था, ठीक है। वैसे तो उस दिन उन्होंने रात में क्या खाया था ये इररिलेवेंट है, इसका उसके मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ए के वाइफ का ये जो स्टेटमेंट है कि उस दिन हमने रात को दाल चावल खाया था, ये स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ए के वाइफ का जो स्टेटमेंट है वो एक्सपर्ट के ओपिनियन को समर्थन नहीं दे रहा है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उससे इनकंसिस्टेंट है। एक्सपर्ट के ओपिनियन क्या है कि ए के पेट में रोटी के अनडाइजेस्टेड टुकड़े मिले, लेकिन उसके वाइफ का स्टेटमेंट क्या आया है कि उस दिन हमने दाल चावल खाया था। मीन्स इसके वाइफ का जो वर्जन है एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसके वाइफ का जो स्टेटमेंट है कि उस दिन हमने दाल चावल खाया था वो रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा आता कि ए की जो डेड बॉडी थी उसके स्टमक कंटेंट में जो है दाल चावल के अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स मिले, तो ए के वाइफ का जो स्टेटमेंट है, उसका जो वर्जन है कि उस दिन हमने रात को दाल चावल खाया था, ये जो स्टेटमेंट है वो एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट करने वाला हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में भी उसके वाइफ का जो स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट हो जाएगा।
कि उस दिन हमने रात को दाल चावल खाया था। ऐसे तो ए ने रात को क्या खाया था ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन उसने रात को क्या खाया था वो जो है एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो जो स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में 2 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो उसमें से एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर ए में क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज पॉइजनड बाय अ सर्टेन पॉइजन, और उसमें क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट अदर पर्सन्स हु आर पॉइजनड बाय दैट पर्सन एग्जिबिटेड सर्टेन सिम्टम्स विच एक्सपर्ट्स अफर्म और डिनाई टू बी द सिम्टम्स ऑफ दैट पॉइजन इज रिलेवेंट। तो इस इलस्ट्रेशन में ही दिया गया है कि ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि ए को किसी सर्टेन टाइप का पॉइजन दिया गया था या नहीं, मीन्स ए को किसी अमुक प्रकार का विष दिया गया था या नहीं, और वही विष डी, ई और एफ को भी दिया गया था। तो वो पॉइजन देने के बाद ए के बॉडी में जो सिम्टम्स आए वही सिम्टम्स डी, ई और एफ को भी आए थे। तो ऐसे केस में एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन कि जो सिम्टम्स डी, ई, एफ और ए के बॉडी में आए हैं ये सिम्टम्स जो हैं वो किसी अमुक टाइप के पॉइजन के हैं, ऐसा जो ओपिनियन है एक्सपर्ट्स का वो रिलेवेंट होगा। और सपोज एक्सपर्ट्स ने ऐसा ओपिनियन दिया कि ये जो सिम्टम्स हैं जो डी, ई, एफ और ए के बॉडी में है ये सिम्टम्स जो हैं वो किसी सर्टेन टाइप के पॉइजन के नहीं हैं, तो भी एक्सपर्ट का ओपिनियन जो है वो रिलेवेंट होगा। इसको थोड़ा हम और इजी तरीके से समझते हैं कि सपोज जो ए को पॉइजन दिया गया था वो पोटेशियम साइनाइड था, और वही पॉइजन डी, ई और एफ को दिया गया था, मीन्स कौन सा, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो ऐसे केस में एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन कि डी, ई, एफ और ए के बॉडी में जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो लक्षण दिख रहे हैं वो पोटेशियम साइनाइड के ही हैं, तो एक्सपर्ट्स का ये जो ओपिनियन है वो रिलेवेंट होगा। ठीक है, और सपोज एक्सपर्ट ने ऐसा ओपिनियन दिया कि डी, ई, एफ और ए के बॉडी में जो लक्षण दिख रहे हैं पॉइजन के वो पोटेशियम साइनाइड के नहीं हैं, तो भी एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन है वो रिलेवेंट होगा। ठीक है, यही दिया गया है इस इलस्ट्रेशन में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।